हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? देखो, जो आज हम लोगों का सेशन है उसमें हम फिर से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहले जल्दी से मैम को ये बता दीजिए आप लोग कैसे आए। होप आप सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम ऑफिस। अगर किसी राज्यपाल को उसके पद से हटाना हो तो कौन हटा सकता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, पार्लियामेंट, संसद, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। जल्दी से बता दीजिए मैम को कि इसका सही जवाब क्या होगा। कौन हमारे गवर्नर को, राज्यपाल को हटा सकता है, रिमूव कर सकता है? जिस तरीके से सेंटर में प्रेसिडेंट हेड होता है उसी तरीके से स्टेट में कौन हेड होता है? हमारा गवर्नर हेड होता है, राज्यपाल हेड होता है। तो इस गवर्नर की हम अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं, और हमारे गवर्नर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो उनको हटाने की जो पावर होती है वो भी हमारे राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की दया पर ही इनका पद निर्भर करता है। वैसे इनका कार्यकाल होता है 5 साल का, लेकिन राज्यपाल को हटाने के लिए हमारे संविधान में कोई तरीका नहीं दिया हुआ है कि इस तरीके से हटाएंगे। भाई, जब राष्ट्रपति को हटाना होता है तो हम इम्पीचमेंट कर लेते हैं, महाभियोग कर लेते हैं, हम इम्पीचमेंट कर लेते हैं, महाभियोग कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने गवर्नर को हटाने के लिए, राज्यपाल को हटाने के लिए, तो इनको एक कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट हटा सकता है, राष्ट्रपति। इनको हटाने के लिए महाभियोग कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ गवर्नर की जगह क्वेश्चन में होता प्रेसिडेंट तो आपका आंसर क्या हो जाता? ज़रा मैम को जल्दी से बताओ। अगर ऑप्शन में गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट होता, राष्ट्रपति होता, तो आपका आंसर क्या हो जाता? जल्दी से बताओ। तो आपका आंसर क्या हो जाता कि मैम फिर हमारा आंसर हो जाता पार्लियामेंट, संसद, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति को हटाने की पावर संसद के पास होती है। वो इम्पीचमेंट कराते हैं, महाभियोग कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? इनिशियली फॉर हाउ लॉन्ग प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट। शुरुआत में एक राज्य के अंदर कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने या 15 महीने? फटाफट जल्दी से मैम को सही जवाब दे दीजिए कि सही आंसर होगा क्या। जल्दी से आंसर दे दीजिए कि कितने समय के लिए प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और मैम को आर्टिकल भी बता दो कि कौन से आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जल्दी बताइए कौन सा आर्टिकल होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। जल्दी से बताइए। देखिए, जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की तो प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल की हेल्प से लगता है? आर्टिकल 356 की हेल्प से। और एक और आर्टिकल होता है प्रेसिडेंट रूल लगाने का, आर्टिकल 365। 356 क्या कहता है कि अगर किसी भी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस कारण की वजह से वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 365 कहता है कि अगर कोई भी राज्य किसी सेंटर की कही गई बात को नहीं मानती है तो भी वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाता कौन है? हमारा राष्ट्रपति। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन लग जाता है वैसे ही वो संसद से पारित कराना होता है, और वो संसद से पारित कराना होता है 2 महीने के अंदर अंदर। कितने महीने के अंदर अंदर? 2 महीने के अंदर अंदर। और जैसे ही वो पारित हो जाता है, पारित होने के बाद वो 6 महीने तक लागू रहता है। कितने महीने तक लागू रहता है? 6 महीने तक लागू रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 6 मंथ्स। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा एक्ट
विच एक्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इनमें से कौन से अधिनियम के थ्रू हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया? 1813 वाला चार्टर अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट? जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही जवाब होगा क्या। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए, जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब हमारे ऊपर कंपनी रूल चल रहा था, हम ब्रिटिशर्स के शासन को दो पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ते हैं, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। कंपनी रूल चला हमारे ऊपर 1773 से लेकर 1858 तक और क्राउन रूल चला 1858 से लेकर 1947 तब तक हम इंडिपेंडेंट हुए, स्वतंत्र हुए। तो उस टाइम पर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को अलग कर दिया। कहा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंक्शंस है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जिन लोगों का काम अब व्यापार से लेना देना होगा वो राजनीतिक कार्य नहीं करेंगे, और जो राजनीतिक कार्य करेंगे उनका व्यापार के काम से कोई लेना देना नहीं होगा। इन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखने के लिए एक बोर्ड बैठा दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन सा बोर्ड बना दिया? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और पॉलिटिकल फंक्शन देखने के लिए एक बोर्ड बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण मंडल और निर्देशक मंडल। नियंत्रण मंडल देखेगा इनके राजनीतिक कार्य और निर्देशक मंडल देखेगा इनका वाणिज्यिक कार्य। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, राज्य की मंत्री परिषद होती है, वो कलेक्टिवली संयुक्त रूप से किसे उत्तरदायी होते हैं? गवर्नर, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली? बताइए इसका सही जवाब होगा क्या। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से मैम को, कि इसके लिए सही जवाब होगा क्या। जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो, बिल्कुल सही जवाब आता हुआ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो गए। जब हम अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो ये दो तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कितने तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये दो तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक मात्र उत्तरदायी भी होते हैं, और ये कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। संयुक्त रूप से भी ये उत्तरदायी होते हैं। जब हम बात करते हैं इंडिविजुअली की, तो ये इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नर को, राज्यपाल को। जब हम बात करते हैं कि ये कलेक्टिवली किसे उत्तरदायी होते हैं, तो ये कलेक्टिवली उत्तरदायी होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। किसको उत्तरदायी होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा को, क्योंकि विधानसभा में ही इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव को पास कराया जा सकता है। तो आपसे पूछा था कलेक्टिवली, अगर ये कलेक्टिवली की जगह इंडिविजुअली वर्ड होता तो आपका आंसर होता गवर्नर, लेकिन इन्होंने आपसे कलेक्टिवली पूछा हुआ है संयुक्त, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बोरोड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपसे पूछा है कि हमारे संविधान की इसमें से कौन सी ऐसी विशेषताएं है जो हमने कनाडा के संविधान से नहीं लिया हुआ है। एक फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक हम संघीय हैं लेकिन हमारा केंद्र ज़्यादा मजबूत है,
सेंटर के पास रेजिडरी पावर्स होती हैं। रेजिडरी पावर्स विद सेंटर अविशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। किसके पास? सेंटर के पास, केंद्र के पास। हमारे सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्र अधिकार, या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाअभियोग। बताइए सही जवाब होगा क्या इसका? इसका तो आप 100% आंसर दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, जब हम राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करते हैं तो हमने राष्ट्रपति का महाभियोग, जल्दी से मैम को आर्टिकल बताओ कौन सा आर्टिकल के अंदर है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? यूएसए से। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61। बाकी ये सारी की सारी चीज़ हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट की हुई है? कनाडा से अडॉप्ट की हुई है। कहाँ से अडॉप्ट की हुई है हमने? ये कनाडा से अडॉप्ट की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज फॉर्म्ड? पहली ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था वो कब हुआ था? 52 में, 53 में, 54 में या 56 में? बता दीजिए जल्दी से फटाफट कि पहला ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो कब बना? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखो, पहला ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वो कौन सा बना था? वो बना था हमारा आंध्रा। और वो कब बना था? अक्टूबर 1953 में बना था। कब बना था? अक्टूबर 1953 में। तो आंसर क्या होगा? बी। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा होता कि हमने कब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया तो आंसर क्या होता? 1956। अगर क्वेश्चन पूछते कि हमने कौन से वर्ष में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया तो आपका आंसर होता 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे हम फोर्थ स्टेट कहा जाता है? जुडिशरी को, न्यायपालिका को, मीडिया को, विधानमंडल लेजिस्लेचर को या एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को? बताइए फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है? जल्दी से मैम को फटाफट सही जवाब दे दीजिए कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम किसे कहते हैं? मीडिया को, क्योंकि मीडिया हमें हर चीज़ से अपडेट करके रखती है, आपको चीज़ें सोचने की क्षमता देती है, आपको चीज़ें पता रहती है, आप अपडेटेड रहते हैं कि आपकी सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और आजकल सोशल मीडिया तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहने लगे हैं लोग। चलिए नेक्स्ट, इन विच ईयर गोवा वॉज कन्फर्ड स्टेटहुड? आपसे पूछा है कि कौन से वर्ष गोवा को एक स्टेट डिक्लेयर किया गया था। पहले हमने गोवा को क्या बनाया था? एक यूनियन टेरिटरी बनाया था। क्या बनाया था? पहले हमने गोवा को एक यूनियन टेरिटरी बनाया था। बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। बताइए जल्दी से क्या होगा? देखो, पहले हमने गोवा को क्या बनाया था? एक यूनियन टेरिटरी बनाया था। लेकिन गोवा को अभी क्या है? गोवा एक स्टेट है, राज्य है। तो हमने उसे मई 1987 में क्या डिक्लेयर कर दिया था? एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। और पहले ये क्या थी? एक यूनियन टेरिटरी थी, जो उसे 12th अमेंडमेंट एक्ट से हमने उसे यूटी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी हमने 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाई थी। आपको बताना है कि 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी थी। जल्दी से बता दीजिए कि 14th वाली कब?
पहले 12th अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी, गोवा को हमने, गोवा दमन और दीव को 12th अमेंडमेंट एक्ट से क्या बनाया था, एक यूटी बनाया था। चलो अब आपको इतना तो मैम ने बता दिया कि गोवा को यूटी बनाया था कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, 12th। और बच्चे गोवा और पौंडीचेरी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए मैम को इसका सही जवाब क्या होगा। तो 14th अमेंडमेंट एक्ट से हमने यूनियन टेरिटरी किसे डिक्लेयर किया था, पौडुचेरी को डिक्लेयर किया था। किसे डिक्लेयर किया था हमने, पौडुचेरी को डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, कौन से आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, बताइए। 124 to 149, 125 to 145, 214 to 211 या 124 to 147। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से बताओ जल्दी से। देखो आपका जो सुप्रीम कोर्ट आता है वो कौन से पार्ट में आता है, 5th पार्ट, जो किससे रिलेटेड है, आपका यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, केंद्र सरकार से रिलेटेड है। यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 में जो आपके आर्टिकल्स चलते हैं वो आर्टिकल्स चलते हैं आपके 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। फिर इसकी जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो हम पढ़कर बैठे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्रिपरिषद सब, तो ये एग्जीक्यूटिव चलता है हमारा आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। फिर इसका लेजिस्लेचर पार्लियामेंट होता है, संसद, वो चलता है आपका आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक। फिर आपका जुडिशरी, न्यायपालिका, जुडिशरी, सेंटर की जुडिशरी मतलब कौन, सुप्रीम कोर्ट, तो ये चलता है आपका आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। फिर आपका आता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, तो ये आता है आपका आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम 124 यहाँ पे भी है, 124 यहाँ पे भी है, हम ए के साथ जाएं या डी के साथ जाएं, तो कुछ बच्चे तो तुक्का मार देंगे। लेकिन 124 to 147 क्या होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 148 से तो क्या शुरू हो जाता है, अपना कैग शुरू हो जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल होता है मनी बिल, धन विधेयक से रिलेटेड, और हम उसे कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। इसका तो 100% सही जवाब मुझे मिलना ही चाहिए। जल्दी से बताओ फटाफट कि कौन सा आर्टिकल होता है मनी बिल, धन विधेयक से रिलेटेड, और हम उसे कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मनी बिल कैसे बिल होते हैं, जिसका लेना देना होता है किससे, पैसों से लेना देना होता है, हम उसे सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में। और मनी बिल की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में दी हुई है, तो आर्टिकल 110 में। कौन से आर्टिकल, बिल्कुल सही जवाब देते हुए आप लोग, तो सही आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आर्टिकल 110 और लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा इसे कितने दिन तक रोक के रख सकती है, तो 14 डेज तक, 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। और इस पर कोई जॉइंट सीटिंग, कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, और ना ही इस केस में हमारे राष्ट्रपति के पास कोई सस्पेंसिव वीटो होती है, कोई निलंबनकारी वीटो होती है। चलिए, निलंबनकारी वीटो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, आपसे पूछा है कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री परिषद की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फिक्स की गई थी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज फिक्स्ड बाय विच अमेंडमेंट, कौन से अधिनियम के द्वारा हमने मंत्री परिषद की मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स की थी। 91 अमेंडमेंट एक्ट 2001, 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003, 93 अमेंडमेंट एक्ट 2001 या 93 अमेंडमेंट एक्ट 2003। बताइए सही जवाब क्या होगा। बताओ जल्दी से कि इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताओ,
जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका सही जवाब। ध्यान से पढ़ना ऑप्शंस को, ठीक है, क्योंकि ईयर्स में मैंने चालाकी की हुई है, चेंज किए हुए हैं, कभी कंफ्यूज ना हो जाना तुम लोग। देखो, जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल पर बात करूं तो सेंट्रल लेवल पर कितनी फिक्स की हुई है, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक, ये परसेंटेज भी याद रखना है, ये हाउस भी याद रखना है आपको, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकते, और ये फिक्स कौन से अमेंडमेंट ने किया था, 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू फिक्स की गई थी, 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि किसके नाम पर हमारे सारे के सारे गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस, हमारी भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट होगा, स्पेलिंग एरर है, इसको प्रेसिडेंट कर लीजिए। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के नाम पर, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के नाम पर, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के नाम पर, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद के नाम पर। बता दीजिए कि किसके नाम पर किए जाते हैं सारे के सारे एक्शंस। जल्दी से बताइए फटाफट कि किसके नाम पर किए जाते हैं। जल्दी बताइए, जल्दी से। देखो, यहाँ आप सभी को पता है कि हमारे राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव कार्यकारी शक्तियां होती हैं कि हमारी सेंटर के सारे काम जो किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। और हमारा प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, राज्य का प्रमुख होता है। क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, राज्य का प्रमुख होता है। ये हमारा कैसा हेड होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, नाममात्र कार्यकारी प्रमुख होता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, नाममात्र कार्यकारी प्रमुख होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपसे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही मैच्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही मैच्ड नहीं है, जल्दी से बताओ। इसका सही आंसर क्या होगा, टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को बैन करना और बाल श्रम को रोकना अनुच्छेद 24 में है। अनलॉफुल डिटेंशन, फिर आपको डिटेंशन के टाइम पर संरक्षण देना, आर्टिकल 22 है। प्राइमरी एजुकेशन, शिक्षा पाने का अधिकार 21 से है। इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से फटाफट मैम को जल्दी बता दो कि इसका सही जवाब क्या होगा। ये हम फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं, तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए, जल्दी। देखो, तस्करी को रोकना और चाइल्ड लेबर को रोकना, ये चाइल्ड लेबर वाला ऑब्वियस सी बात है, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 24 में है। जब हम तस्करी को रोकने की बात करते हैं तो आर्टिकल 23 में आ जाता है। डिटेंशन की प्रोटेक्शन कौन से आर्टिकल में दी हुई है, 22 में दी हुई है। शिक्षा पाने का अधिकार, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर है, 21A के अंदर है, कि 6 से 14 साल तक के उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि नौकरियों में सबको एक जैसे अवसर दिए जाएंगे, तो ये 15 में नहीं है, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 16 में है। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 16 में है। तो कौन सा सही मैच्ड नहीं है, डी वाला सही मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटम स्पीकर, समायिक अध्यक्ष का क्या कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटम स्पीकर, समायिक अध्यक्ष का क्या कार्य होता है। नए सदस्यों को शपथ दिलाए, ये देखिए इलेक्शन सर्टिफिकेट सही है या नहीं है। स्पीकर की एब्सेंस में प्रोसीडिंग्स कराएं, या फिर डेप्यूटी स्पीकर, उपाध्यक्ष का चयन करें। जल्दी से बताइए कि इसका सही जवाब होगा क्या। जल्दी से बताइए।
जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा देखो, प्रोटेम स्पीकर सामयिक अध्यक्ष का कार्य क्या होता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका ऑफिस कैसा होता है, टेम्पररी होता है ना, अस्थायी होता है। कैसा पद होता है उनका, टेम्पररी होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, इनका कर्तव्य क्या होता है कि ये नए सदस्यों को शपथ दिलवा दें, और जैसे ही नए सदस्यों को शपथ दिलवा दिया जाता है वैसे ही इनका पद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इलेक्शन से रिलेटेड काम देखने की जिम्मेदारी इनकी नहीं होती, वो हाईकोर्ट के पास होती है। स्पीकर नहीं होता तो डिप्टी स्पीकर उप अध्यक्ष देखता है, और डिप्टी स्पीकर का सेलेक्ट लोकसभा के सदस्य खुद करते हैं, ना कि प्रोटेम स्पीकर करता है। अब आपसे पूछा है कि लोकसभा के स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। Who elect the स्पीकर ऑफ लोकसभा, पब्लिक, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, बिल्कुल सही जवाब सी, जो हमारा स्पीकर होता है उसका इलेक्शन किया जाता है लोकसभा के सदस्य द्वारा। लोकसभा अपने ही सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अपना स्पीकर इलेक्ट कर लेते हैं, अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। तब तक लोकसभा रहती है, तब तक स्पीकर रहता है। लोकसभा नहीं है तो स्पीकर भी नहीं है, और ये ज़रूरी है कि इन्हें लोकसभा का सदस्य होना ही पड़ेगा। अगर ये लोकसभा के सदस्य नहीं हैं तो ये स्पीकर, अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रेसिडेंट किसे कंसल्ट करता है जब वो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। आपसे पूछा है कि हमारा राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है जब वो हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करता है। पीएम, गवर्नर को, स्टेट की विधानसभा को या लोकसभा को। ज़रा सोचो किसे करता है। देखो, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन वो किसकी सलाह लेता है, गवर्नर की सलाह लेता है जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा। जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा, गवर्नर की सलाह लेगा, सीजीआई की सलाह लेगा। और जब बाकी जजेस को करेगा तो प्रेसिडेंट गवर्नर की सलाह लेगा, सीजीआई की सलाह लेगा, साथ साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह भी लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गवर्नर हो जाएगा, कि उस राज्य के राज्यपाल की सलाह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसका पद टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है। अभी भी लास्ट वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिस्कस करते वक्त इस चीज़ को डिस्कस किया है, तो आप इसका 100% सही जवाब दे सकते हैं मैम को। बताइए कि किसका पद अस्थायी होता है। बताइए कि किसका ऑफिस टेम्परेरी होता है, किसका पद अस्थायी होता है। देखो, प्रेसिडेंट का टेन्योर फिक्स्ड होता है 5 साल, पीएम भी हो गई होंगे, अटॉर्नी जनरल भी होंगे। बिल्कुल सही जवाब आते हुए प्रोटेम स्पीकर सामयिक अध्यक्ष का पद टेम्परेरी होता है, जिनकी अपॉइंटमेंट, जिनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इनका मुख्य कर्तव्य ये होता है कि ये नए सदस्यों को शपथ दिलवा दें और नया अध्यक्ष चुन लिया जाए, और जैसे ही नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है वैसे ही इनका पद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, इसलिए इनका पद अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से ऐसे कौन हैं जो आर्टिकल 78 के तहत सारे के सारे मुद्दे हमारे राष्ट्रपति को बताएगा। इनमें से कौन हैं जो अपनी मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर जो भी निर्णय लेंगे वो सारे के सारे निर्णय राष्ट्रपति को बताएंगे। जल्दी से बताइए कि इसका सही जवाब होगा क्या। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, या फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। देखो, कौन, आर्टिकल 78 क्या कहता है, बिल्कुल सही आंसर आते हुए आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, है ना। आर्टिकल 78 कहता है कि ये पीएम की ड्यूटी होती है, ये प्रधानमंत्री की कर्तव्य होता है
कि वो अपनी मंत्री परिषद के साथ मिलकर जो भी डिसीजंस लेता है, जो भी निर्णय लेता है, वो सारे के सारे निर्णय, वो सारे के सारे डिसीजंस वो राष्ट्रपति को बताएंगे। तो आंसर क्या होगा आपका? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हमारे संसद और विधानसभा अगर अपनी पावर से बाहर जाकर कोई काम करेंगे तो किसके तहत उनकी उस पर रोक लगाई जा सकती है? राष्ट्रपति या राज्यपाल जब इंटरवेन करे, अविश्वास प्रस्ताव पास करा दें, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा करके, या फिर दोबारा चुनाव करा दें। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ कि इसका सही जवाब होगा क्या? फटाफट बताइए। देखिए क्या कर जुडिशियल रिव्यू कर न्यायिक समीक्षा कर, क्योंकि इसके तहत हमारे कोर्ट ये देखते हैं कि हमारी सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर संविधान के अनुसार काम करते हैं तो वो वैलिड है, अगर संविधान के अनुसार काम नहीं करते हैं तो वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन की आवश्यकता नहीं है? नॉट वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कि वो भारत का नागरिक हो, वो एक ऐसे सदस्य हो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्य की परिषद, मतलब कौन सा सदन? राज्यसभा के सदस्य बनने के काबिल हो, कम से कम 35 साल के हों, या फिर वो राज्यसभा के सदस्य हों। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी से मैम को फटाफट बता दो कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखो हमारे उपराष्ट्रपति का क्या होता है? इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, और वो इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कौन वोट करते हैं? एमपी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये जरूरी है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने के क्वालिफाइड होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल, बिल्कुल सही। क्या वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए? नहीं होना चाहिए मैम, क्योंकि ये कंडीशन होती है कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ना लोकसभा ना राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमारे राज्यसभा के मेंबर कब रिटायर होते हैं? चलो यहाँ एक पॉइंट ऐड कर लो कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स, 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त होते हैं? 2 साल में, 6 साल में, 9 साल में या 5 साल में? बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब आते हुए। देखो राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर सेकेंड ईयर में रिटायर होते हैं, और ये रिटायर्ड मेंबर री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। मतलब ये पूर्णतः निर्वाचित भी हो सकते हैं, फिर से राज्यसभा के सदस्य भी बन सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, कौन से एक्ट के थ्रू 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी? ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन से ऐड हुआ था। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मौलिक कर्तव्य पूछा है कि मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन से आए थे, और ए आंसर बता रहे होंगे, जैसे बता भी रहे हैं, है ना। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन से, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन से आया? तो कौन से संशोधन से आया? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, जो क्या कहता है कि जिनके भी 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं वो उन्हें शिक्षा प्रदान कराएगा। ये उन माता पिता का
ये उनके माता पिता का या उनके गार्जियन का कर्तव्य है कि जो उनका 6 से 14 साल तक की उम्र का बच्चा है वो उन्हें शिक्षा एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। तो आंसर क्या होगा 86। अगर यहाँ 11th नहीं दिया होता और पूछा होता कि फंडामेंटल ड्यूटी किससे ऐड हुई तो आपका आंसर 42 अमेंडमेंट होता। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, आपसे पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे, हमारी संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए? लोगों के द्वारा चुने गए, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, कांग्रेस के द्वारा नामित किए गए, इंडियन स्टेट के थ्रू इलेक्ट किए गए, या प्रोविंशियल असेंबलीज प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुने गए? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी से फटाफट बता दीजिए कि क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी बताओ क्या होगा। देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था वो हुआ था 1946 में। कौन से मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। तो इसके जो सदस्य थे उन लोगों को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट किया गया था। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, और कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया गया था। क्या किया गया था? कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया गया था, नामित भी किया गया था। प्रिंसली स्टेट जो रियासत थे उन्होंने अपने सदस्यों को नॉमिनेट किया, नामित किया, बाकी को विधानसभा के सदस्यों द्वारा इलेक्ट किया गया। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना गया। तो आंसर क्या होगा आपका? डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव न देकर इन्होंने ये कह दिया कि उनको विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना गया। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रत्यक्ष इलेक्शन नहीं हुआ था। रूलर्स ने उन्हें नॉमिनेट किया था, ना कि इलेक्ट किया था। आईएनसी नहीं, यहाँ वो हो जाता, प्रिंसली स्टेट रियासत हो जाता। तो ये 25 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए, इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको आज के सेशन में कोई भी डाउट नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपना स्कोर बता देना कि आप लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर करे, कितने मार्क्स स्कोर नहीं करे। अब करते हैं हम इस सेशन को यहीं ख़त्म, कल फिर मिलेंगे और एक बढ़िया सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।